नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं नवरूप सिंह सर, जो दोबारा हमारे को समझाएंगे भाई ये क्या हो रहा है अमेरिका और भारत के बीच में। एंड ऑफ कोर्स थोड़ी और जियोपॉलिटिक्स की बात करेंगे, बट सबसे जो हॉट टॉपिक है कि भाई किस तरह से अब नाउ आई थिंक भारत ने अपनी तलवार निकालनी शुरू कर दी है, धीरे धीरे करके ना। निकाली तो नहीं, मतलब दिखाना शुरू कर दिया, भाई ना करो, हमारे पास भी है। तो बात करते हैं नवरूप सर से। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नम नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। सर जी ये बताओ, ये पहले तो पीयूष गोयल साहब का स्टेटमेंट आया, बड़ा जबरदस्त था। आई मीन ही इज नॉट गिवन अ स्टेटमेंट अबाउट ट्रेड डील अभी तक, बट उन्होंने इधर उधर मिक्स स्टेटमेंट टाइप दिए हैं। कल परसों में कंबाइंड स्टेटमेंट दो तीन आ रहे हैं भारत की तरफ से कि भैया वी विल नॉट फॉल अंडर प्रेशर, हम डेडलाइन नहीं मानते कोई भी। ये क्या मैसेजिंग चल रही है इसे भारत की तरफ से? देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पीयूष गोयल को नॉर्मली लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन और ये वो समझते हैं। बट बिफोर आई कम टू दिस, मैं पीयूष गोयल ने पहले भी ये 2 बार कर चुके हैं। ठीक है, ये 2023 की बात है। जर्मन एम्बेसडर। हाँ, हाँ। 2023 की बात है, जब इन्होंने डायमंड्स पे सैंक्शन लगाने की बात करी थी कि सूरत के डायमंड जो हैं वो एंटवर्प से रीरूट होके आएंगे। G7 ने सैंक्शन लगाया था, तो यही पीयूष गोयल ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बोला था कि ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो तुम्हारा माल भी जम्मू एंड कश्मीर से रीरूट कर देंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यू विल नॉट डिक्टेट अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और इन्होंने एक बार एल गोर ने इनको बोला था कि आप जो है जो हमारे लेट डाउन किए हुए सोलर रूल्स हैं वो फॉलो करिए। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपके रूल्स फॉलो करने लगे तो हमें 150 साल लग जाएंगे, हमें बस बताइए हमें क्या करना है, हम अपना खुद करेंगे। ठीक है, सो पीयूष गोयल इज नोन टू बी अ ब्लंट स्पोकन मैन यार। ठीक है, तो ये मतलब लोगों को ना वो नहीं होना चाहिए, मतलब अचंबा नहीं होना चाहिए कि अगर ये ऐसे बोल रहे हैं तो। हाँ, बट कल जो इनका स्टेटमेंट पीयूष गोयल का शाम को आया, उसमें बहुत इंटरेस्टिंगली मैं ना कल मनी कंट्रोल का एक आर्टिकल पढ़ रहा था शाम को। ठीक है, अब उस आर्टिकल में इन्होंने बताया कि इंडिया ने तो बहुत कंसेशन देने का भी कोशिश करा। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि चलिए आप जो है जीएमओ पे आप जीएम क्रॉप्स तो हम अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन जीएम फीड कर देंगे, लेकिन आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक, बट वो भी ब्लूमबर्ग के द्वारा एक प्रचारित आर्टिकल था, वो रूमर है कि सच्चाई कितनी है ये तो कोई नहीं जानता है उस पर। ठीक है, बट अब हुआ क्या कि कल शाम तो जब लग रहा था कल सुबह दोपहर तक की ये डील हो जाएगी, कुछ नहीं तो एक टैरिफ डील ही हो जाएगा। ठीक है, आपकी आवाज शायद नहीं आ रही है। ठीक है, हम्म। हाँ आ रही हाँ, है। तो अब आ रही है। एको क्यों हो रहा है? एक सेकेंड। ठीक है, हो गया, डन। तो आपका मतलब ये कल शाम तक लग रहा था कि कोई एक टैरिफ डील हो जाएगा, बट टैरिफ डील भी आज शाम तक आते आते उसका भी मतलब बंटाधार हो गया है, जो जहां तक मुझे समझ में आ रही है। अमेरिका की बात इंडिया से अड़ी इस चीज पे आके है, वो कह रहे हैं कि नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाइए, वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर की जो सब्सिडीज है वो हटाइए, वो कह रहे हैं कि जीएमओ क्रॉप्स यानी मेनली सोयाबीन ऑन कॉर्न परमिट करिए, वो कह रहे हैं कि अपने डेयरी सेक्टर के लिए हमारी यूएस से फीड मंगवाइए जो नॉनवेज भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे आपको लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स का भी उनको परवाह नहीं है, हमें नहीं पता है, आप हमारा डेयरी फीड इंडिया में काउस को खिलाइए। राइट, तो ये बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव सेक्टर्स हैं। अब इस पे सोने पे सुहागा था कि जो आरएसएस के जो विंग्स हैं, संघ परिवार के जो विंग्स हैं, भारतीय किसान संघ एंड स्वदेशी जागरण मंच और बाकी जो सारे इनके जो वो हैं, उनका बहुत दो टूक स्पष्ट बयान आया जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा कि देयर शैल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एग्रीकल्चर, डेयरी
डेटा लोकलाइजेशन एंड मेडिकल डिवाइसेस, ये हमारे सॉवरेन क्रिटिकल वर्टिकल्स हैं, इन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा यूएस की ट्रेड डील के लिए। अब जब एक बार बैकग्राउंड से संघ परिवार का जब एक बार एक बैकिंग आ जाता है, तो सरकार के लिए और पब्लिक के लिए रैली करना और एक तटस्थ एक वो स्टैंड लेने में आसानी होती है। अब हमारे नेगोशिएटर मिस्टर अग्रवाल 26 तारीख से यूएस में थे, दिन ब दिन पहले वो 2 दिन की विजिट थी, फिर 4 दिन की हुई, फिर 6 दिन की हुई, एक हफ्ता वहां पे रुके और परसों रात को वो टीम इंडिया वापस लौट आई। और कल शाम को हम देखते हैं कि एक स्टेटमेंट जारी होता है जिसमें कहते हैं दैट आवर टीम हैज रिटर्न बैक, और उसके बाद मंत्री जी का बयान आता है जो वो कहते हैं कि इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट विल सर्वोपरि रहेंगे और किसी डेडलाइन के आगे हिंदुस्तान नहीं झुकेगा। आप ये 9 तारीख की जो हमें डेडलाइन दिखा रहे हैं कि ये करिए नहीं तो मैं 26% लगा दूंगा, मैं ट्रेडिंग लेटर इश्यू कर दूंगा, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। दूसरा, एक और न्यूज ब्रेक हुआ कि इंडिया ने डब्ल्यूटीओ को इंटीमेट कर दिया है कि हम $75 बिलियन की, हम जो है आई थिंक 75 मिलियन बिलियन, आई डोंट नो, चेक करना पड़ेगा, वी विल इम्पोज ड्यूटीज ऑन यूएस ऑटो एंड अदर सेक्टर्स टू सेफ गार्ड आवर ऑटोज एंड ऑटो कंपोनेंट, जिसपे उन्होंने 25% के टैरिफ लगाए। अब माजरा ये है कि इन्होंने हमारे ऑटो सेक्टर और ऑटो कंपोनेंट्स पे 25% के टैरिफ लगा दिए, हमारे स्टील सेक्टर पे 50% के टैरिफ लगे हुए। तो अब यहां पे हमने बोला कि आप हमसे टैरिफ डील चाहते हैं तो आप चलो 10% बेस टैरिफ आपने यूके पे भी लगाया है, ऑस्ट्रेलिया भी मानने को तैयार है, चलो हम भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर ये आप 25% को और 50% को रोल बैक करिए। अब यूएस हैज गॉन इनटू अ पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूटिज्म और मैक्सिमलिस्ट अप्रोच उठा लिया है कि ये नहीं तो इतना, ये चाहिए तो लो, नहीं तो दफा हो जाओ, यू नो दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड इट हैज अडॉप्टेड। एंड वी आल्सो सेड टेक इट और लीव इट, you lose access to 1.4 billion people market, not our problem. And frankly we are economy जो एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी है, ठीक है, हमारा एग्रीकल्चर हमारा अपना है, हमारा फूड सिक्योरिटी हमारी वी आर सेल्फ सफिशिएंट नाउ, ठीक है, वी हैव आवर ओन private infrastructure sector, our own capex, our own private enterprises, public sector enterprises who are sufficient to sustain this country. US and the Trump administration is badly mistaken कि वो लोग हमें जबरदस्ती करके 1998 की तरह सैंक्शनिंग करके हमें जो है वो लोग जो है मतलब दे कैन coerce us into a trade deal। लेकिन इसके साथ ना एक और अगर मैं जोड़ना चाहूं, इसके साथ एक और 2-3 चीजें और हुई हैं ट्रेड में। एक, जापान ने इनकी राइस इंपोर्ट करने की और डील लेने से मना कर दिया है, बिकॉज जापानीज एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते कि भाई कि हमारा राइस जो है सेक्टर फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आपका राइस नहीं लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़े दिन पहले ट्रूथ सोशल पे लिखा दैट जापान, डियर मिस्टर जापान, ठीक है, पहली बात तो ये नाउन्स और प्रोनाउंस में कैसे एड्रेस कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, इनको क्या हो गया है, ठीक है, ये तो खुद उसके खिलाफ थे। फिर कहते हैं डियर मिस्टर जापान, सिंस यू आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट एंड इंपोर्ट आवर राइस, सो आई एम गोइंग टू इम्पोज 32% टैरिफ्स ऑन यू। गजब, ठीक है, जापान ने बोला लगा ले भाई, वो भी देख लेंगे, ठीक है, सब तू भी लगा ले। अब जापान के पास यूएस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इनके पास $2 ट्रिलियन की यूएस ट्रेजरीज हैं और जापान ने इनके आर्म्स इंपोर्ट करने से भी मना कर दिया। अब इस दौरान इन्होंने कल यूरोपियन यूनियन को भी थ्रेटन किया है कि हम 17% के टैरिफ्स
आपके फूड स्टफ पे और इन चीजों पे लगा देंगे, वाइन्स पे और इन चीजों पे, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, ठीक है। यूरोपियन यूनियन ने बोला अरे भाई इतनी जल्दी डील थोड़ी नेगोशिएट होती है कि 48 घंटे में मान जाएंगे तुम्हारी बात, या एक हफ्ते में तुम्हारी बात मान जाएंगे। प्रॉब्लम आदि भाई यहाँ पे ये है कि यूएस उस जमाने में सोच के जी रहा है जो 90 का दशक था, 80 का दशक था, जो एक यूनिपोलैरिटी थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो यूनिपोलैरिटी अब बची नहीं है एनीमोर। वो अब हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ चले हैं, जहां पे चाइना, जहां पे रशिया, जहां पे इंडिया, जहां पे जापान, यहां तक कि साउथ कोरिया ने भी अभी तक इनकी डील नहीं साइन करी है, ट्रेड डील, और कोई नेगोशिएशन भी नहीं हुए। और वियतनाम ने जो उनके साथ डील साइन कर रही है 20-0 वाली, जिसमें उन्होंने ट्रांसशिपमेंट पर 40% लगाया चाइना को टारगेट करने के लिए, चाइना कहता है तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने 40% एक्सेप्ट कैसे किया? और वो भी देयर आर नो टर्म्स, नेगोशिएट टर्म्स अब नेगोशिएट हो रहे हैं। इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट था, और ट्रंप ने उसी को जो है ट्रुथ सोशल पे डाल के बोल दिया लो डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई। तो ये चल रहा है। And this is a very interesting part of the play because सोमवार से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूएस अपना तमाशा स्टार्ट करेगा, ट्रेडिंग लेटर्स देने का, डियर मिस्टर जापान, डियर मिस्टर इंडिया। अभी आ गया ऑलरेडी कि भाई ट्रेडिंग लेटर्स आर रेडी टू बी सेंट। करेक्ट। अब अगर डियर मिस्टर इंडिया बोलेंगे तो मिस्टर इंडिया कौन होगा ये जानना बहुत जरूरी होगा। मिस्टर जापान तो समझ में आता हम लोगों को, ठीक है। तो ये जो इनकी बेवकूफ़ी वाली जो ये काम कर रहे हैं, जो ये टैरिफ लगाने जा रहे हैं, जो ये सब करेंगे, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। क्योंकि इनका जो डेफिसिट्स हैं, इनके जो डेट हैं $60 ट्रिलियन के, जो इनके रिन्यू होने हैं, they are not going to be, if they want that moron Jerome Powell, as Trump calls him, to reduce the rates, ठीक है, right? तो वो तो तभी होगा ना जब तेरे टैरिफ्स कम होंगे। तेरे टैरिफ्स तो कम हो नहीं रहे हैं, ठीक है, टैरिफ्स आर इन्फ्लेशनरी, ऊपर से डॉलर गिर रहा है। अच्छा, अगर डॉलर गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो अमेरिका में अब जो DXY has fallen, interest payment, absolutely, and more than that, the imports in America will get expensive, so America imports inflation and not exports, right? And ऊपर से there will be investor flight from the dollar to emerging markets, gold, crypto, and so many other avenues. तो अल्टीमेटली यूएस इकोनॉमी सफर करेगी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। आप ये अगर सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेटली नीड सम डील्स बाय हुक और बाय क्रुक टू टेल टू द वॉल स्ट्रीट दैट लुक माय एजेंडा इज ऑन टारगेट, so far he only has UK locked in, which is proper deal. China is only an oral deal, जहां पे इन्होंने चाइना की कंडीशन मानी है, उस पे टैक्स सैंक्शन जो उन्होंने लगाए थे उनके सेमीकंडक्टर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के, वो हटा दिए हैं। उनके जेट इंजन के ऊपर जो पार्ट्स पे टेक्नोलॉजी पे सैंक्शन अमेरिका ने लगाए थे वो हटा दिए हैं, और साथ साथ में इन्होंने इथेन एक्सपोर्ट भी चाइना को अलाउ कर दिया है। अरे अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नीलिंग इन फ्रंट ऑफ द चाइनीज एम्परर। ये भाई चल क्या रहा है? ये कैसी ट्रेड डील हो रही है? रेयर अर्थ के लिए इतना बेंडिंग बैकवर्ड। समवन राइटली कॉल्ड हिम टैको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, ठीक है। तो बात यह है, हमारी सरकार ने, हमारी जो मिनिस्टर्स हैं, हमारी जो नेगोशिएशन है, दे हैव टेकन अ फर्म स्टैंड। अब अगर आने वाले 48 घंटे में अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बैकपेडल करता है, दोबारा टैको ट्रेड स्टार्ट होता है, जहां पे वो बोले नहीं ठीक है हमें टैरिफ वाली डील मंजूर है, कोई बात नहीं, नॉन ट्रेड बैरियर्स बाद में दे देना, ठीक है, तो फिर तो डील अनाउंस हो सकती है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ
तो आप फिर जो टैरिफ्स आएंगे वो आपको 1 अगस्त से आएंगे। ये भी इनका नया शगुफा है कि मैं ट्रेडिंग लेटर में बोलूंगा कि 9 जुलाई से दे विल नॉट स्नैप बैक, दे विल स्नैप बैक फ्रॉम 1 अगस्त। यानी मैं 25 दिन और दूंगा नेगोशिएट कर, धमकी कनपट्टी पे बंदूक रखूंगा और फिर नेगोशिएट करूंगा, भाई मान रहा है या 1 अगस्त से करूं। ये इनकी स्ट्रैटेजी है और ये इनकी स्ट्रैटेजी हमें बिल्कुल नागवारा होनी चाहिए। सॉवरेन क्रिटिकल वर्टिकल्स कोई भी सरकार एग्रीकल्चर, डेयरी, मेडिकल डिवाइसेस और डेटा लोकलाइजेशन पे अग्री कर ही नहीं सकते, ना कानवे से किया ना कर सकती है, कोई नहीं कर सकता। ये हाँ, सो दिस इज एक्चुअली अबाउट जो इनका पूरा ट्रेड का जो पूरा किस्सा चल रहा है और ये जो इनकी बॉन्ड, मतलब ये सारा तमाशा जो चल रहा है, बट दे आर इन अ बिगर मैस। अगस्त में इनके अगस्त में इनके बॉन्ड रिन्यूअल होने हैं। वो बॉन्ड रिन्यूअल जो हैं अब वो 10 ईयर यील्ड पे लोग कर नहीं सकते हैं, वो सभी भी 4.25 4.5 पे चल रही है। तो अब ये कोशिश करेंगे कि हम 2 साल की यील्ड पे उसको रिन्यू करा ले, जानेट येलन की तरह। 2 साल के लिए डेट रोल ओवर करें, पावेल को हटाएं अगले मई में, और अभी तो ये 2 साल एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी, तो इनका जो बंदा आएगा वो आके उसको इंटरेस्ट को रिन्यू कर देगा 10 साल के लिए, एंड डेट कैसे टाइड ओवर हो जाएगा, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन दैट एवरीथिंग गोज फाइन इन द नेक्स्ट 2 years। तो ये इनकी पूरी स्ट्रैटेजी है। आजकल इन्होंने वो भी साइन किया, बिग ब्यूटीफुल बिल, माय गॉड। एंड आपके व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि वो बिल, वो बिग ब्यूटीफुल डिजास्टर कितना खूबसूरत है। ठीक है, बिग ब्यूटीफुल बिल में एटलीस्ट यूएस $3.5 से $4 ट्रिलियन का डेट अगले 3 से 4 साल में ऐड करेगा। सो डेफिसिट्स वाइप ऑफ नहीं होंगे, बढ़ेंगे। डेफिसिट्स विल इंच टुवर्ड्स 7% एंड इवन हायर इन द नेक्स्ट 3-4 years। ठीक है, जो एलॉन मस्क बोल रहे हैं, जो सेनेटर रैंड पॉल बोल रहे हैं, जो बाकी लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो गलत नहीं बोल रहे, वो अमेरिकन पेट्रियट्स हैं। वो उन लोगों को समझ में आ रहा है कि आपको किस रास्ते पे ये मगा वाले लोग जो हैं आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब इन्होंने इन्होंने बिग ब्यूटीफुल बिल में इन्होंने प्रावधान दिया है। पहले प्रावधान था कि सोलर, विंड, बैटरी और ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सबके क्रेडिट्स जो है कैंसिल कर दिए जाएंगे, और ये 2027 तक कैंसिल। ठीक है, अब एलॉन मस्क बहुत बड़ा एक बेनिफिशियरी है ईवी क्रेडिट्स का, टेस्ला, वी ऑल नो इट। ठीक है, जबकि और ट्रम्प तो ये भी कहता है कि उसको सब्सिडी मिली है, लेकिन एलॉन मस्क तो ओपनली बोल रहा है, भाई तुम्हें अगर कैंसिल करनी है तो तुम कैंसिल कर दो, लेकिन हमें मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने ये भी रखा कि सोलर और विंड के जो टैक्स क्रेडिट्स जो इन्होंने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए थे वो भी अबॉलिश कर दिए, और ये एक स्टेप आगे चले गए। कहते हैं उनको हम टैक्स करेंगे, रादर हम कोल को और ऑयल को हम सब्सिडाइज करेंगे। नाउ दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन। अमेरिका इज फिल्ड विद ऑयल, इट इज ह्यूज सप्लाई ऑफ कोल, बट एलॉन मस्क ने एक बहुत अच्छी चीज ट्वीट करी, और 2-3-4 जो एक्सपर्ट्स थे इस पे उन्होंने ट्वीट करा कि जितनी न्यू एज इंडस्ट्रीज हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज, ठीक है, ईवीज, एंड बैटरी स्टोरेज आर एसेंशियल बिकॉज बैटरी स्टोरेज सेंटर से डेटा सेंटर्स रन हो सकते हैं। अब आप सोचिए, आपने सोलर पैनल्स लगाए हैं बहुत बड़े, उससे पावर जनरेशन आप बैटरी में स्टोर कर रहे हैं, और टेस्ला का बैटरी प्लांट्स है बाकायदा बड़े बड़े टेक्सास में और सब जगह पे, और वहां से
वो बैटरी जो है, बैटरी के द्वारा की हुई जो सोलर एनर्जी है जो नॉन स्टॉप आ रही है आपको, उससे आप एआई के डेटा सेंटर्स रन कर सकते हैं. हाउ मच ऑफ एनर्जी विल यू बी सेविंग? How much oil and how much coal and how much pollution, everything you will be saving. And Elon Musk said कि अगर मैं 2000 स्क्वायर किलोमीटर का, अगर मैं ये पूरा एरिया अगर मैं बैटरी सोलर पैनल से लगा दूं, इट कैन पावर एंटायर यूनाइटेड स्टेट्स. या अब चाइना, वो एलन मस्क का तो तर्क ये भी था कि देखिए चाइना 2030 तक सोलर से उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जितनी पूरी यूएस में प्रोड्यूस होती है. और वो ये भी कह रहा है कि चाइना की एक तरीके से मोनोपोली है यूएस में बनाने में सोलर पैनल्स, ठीक है, बैटरी के सिस्टम्स में, और ईवी में ऑलरेडी इनोवेशन में बीवाईडी आगे निकल चुकी है टेस्ला से. So he is saying that if you withdraw the tax credits or the incentives for people to migrate or go for a cheaper energy, you will be quitting the field and leaving it open for China. कि चाइना आए और चाइना इन न्यू एज इंडस्ट्रीज में अपने आप को डोमिनेट कर ले अगले 5-10 साल में, और यूएस की लीडरशिप इन 5-3-4 फील्ड्स में खत्म. एंड बाय द टाइम यूएस विल रियलाइज इन बाय 2030 कि हमने क्या किया. चाइना एक ऐसी कमांड बना चुका होगा सोलर एनर्जी में और एआई में, ठीक है, बिकॉज सोलर इज अ फ्री एनर्जी. एक बार आपने प्लांट लगाना है सोलर का, वो तो जनरेट करता रहेगा रेगुलरली. और बाय 2030 चाइना विल फेज आउट ऑल प्राइवेट व्हीकल्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल. तो जो वहां पे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है दैट इज ह्यूमंगस. एआई से लेके ईवी से लेके सोलर से लेके, एंड यूएस पे अगर आप टैक्स क्रेडिट कर दोगे, आप ये प्रावधान लाओगे कि अगर आप सोलर मॉड्यूल, सोलर पैनल अगर आप चाइना से ला रहे हो तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा. तो आप तो वो न्यू एज इंडस्ट्री को मार रहे हो यूएस में. और यूएस जो है न्यू एज इंडस्ट्री छोड़ के पुराने रिग्रेसिव आइडिया पे 19th सेंचुरी के फॉसिल फ्यूल्स पे जाना चाहता है. what kind of leadership is this? So this is the problem. This is the problem. बैलेंस बनाना चाहिए था इन लोगों को, इन गधों को. They've literally just gone, one sided. या तो ग्रीन जाते हैं तो they want to change all cars by 2030. All cars. Correct. यार साला बैलेंस नाम की कोई चीज होती है कि नहीं तुम्हारे अंदर की? भाई ऐसे थोड़ी होता है. तो भैया ग्रीन तो मेरी तरह सारा ग्रीन ही ग्रीन पहन लो. हाँ. ऐसे थोड़ी होता है. मतलब आप इंडिया में देखो, इंडिया में भी वी आर गिविंग इंसेंटिव सब्सिडीज फॉर ईवीज एंड सोलर प्लांट्स एंड एवरीथिंग. अब जैसे गुजरात में आप देखिए, गुजरात में एवरी ऑलमोस्ट एवरी हाउस हैज अ सोलर रूफटॉप, राइट? नहीं, साउथ इंडिया में भी है. सी माय हाँ. पॉइंट इज साउथ इंडिया में भी है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इंसेंटिव व्हिच इज गिवन टू फॉर पीपल टू डू दैट. अपनी इंडिविजुअल हाउसेस के अंदर, छोटे-छोटे घरों के अंदर भी लोगों ने सोलर लगा रखे हैं. वो पॉइंट आपका ठीक है. द पॉइंट आई वांट टू कम टू इज डोनाल्ड ट्रम्प का, एंड जो अभी फिगर्स 90 दिन के बाद आए हैं. वन सेज ही इज कलेक्टेड अबाउट $121 बिलियन इन टर्म्स ऑफ टैरिफ. दूसरा बोलता है कि दूसरा ही सेइंग कि $10 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इन द नेक्स्ट 5-10 इयर्स जो उसके पास आया है. तो बेसिकली $1 ट्रिलियन अ ईयर ऐड हो गया है. एंड जो इसके प्रो ट्रम्प एनालिस्ट हैं, मैं काफी एक्चुअली व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज आई स्टार्टेड लुकिंग एट पीपल एंटी एंड प्रो. तो बीच में फिर कुछ सेम्बलेंस, कहीं पे कुछ रियलिटी पता चलती है. The pro-Trump guys are saying कि Trump is banking and hoping for growth, right? Hoping for growth, which is okay, fair enough. I mean, I can understand आपका प्लान है कि भैया मैं जरा इन्वेस्टमेंट लेके आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ग्रोथ लाऊंगा अपनी मार्केट में, तभी वो अपनी इंटरेस्ट रेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है. बट सर मेरा पॉइंट ये है, अगर आप ग्रोथ लेके आ रहे हो तो आपको ट्रेड डील तो फिर विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज तो आपको फटाफट करनी चाहिए ना. करेक्ट, एब्सोल्युटली. मतलब आप इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेड डील्स जो होती हैं ही अल्टीमेटली बाय स्टेइंग इन आइसोलेशन इन बिटवीन दो ओशन, की एक तरफ पैसिफिक महासागर, एक तरफ अटलांटिक महासागर है, ऊपर कनाडा है, नीचे मेक्सिको है, मैं खुश हूं भैया तुम जाओ भाड़ में. ऐसे एटीट्यूड से दुनिया नहीं चलने वाली है, ठीक है.
और आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप ये करेंगे तो वो करेंगे, आप ऐसे होगा तो वैसे होगा। कि देखो, आपको ये चीज बहुत बहुत क्लियर से आपके व्यूअर्स को ये भी समझ में आना चाहिए कि अब जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहता है, वो चाहता है कि एक ग्लोबल रेट कट साइकिल इनिशिएट हो जाए, ठीक है, जिससे एक ग्रोथ हो। देखो, डेट काटने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। डेट काटने का होता है कि या तो आप प्रीपेमेंट करो, या इंटरेस्ट दे के रोल ओवर करो, या आप डिफॉल्ट करो। एंड द लास्ट एंड द अदर वेज कि आप इतनी जबरदस्त ग्रोथ शो करो कि उसकी रेवेन्यूज बढ़े, एंड यू डिक्रीज द डेट टू जीडीपी रेशियो एंड यू आर एबल टू पे ऑफ, एंड यू आर एबल टू सब्सटैंशियली रिड्यूस। अब आपको व्यूअर्स को याद होना चाहिए कि 1940 से 1945 के दौरान, ठीक है, 1940 से 1945 के दौरान यूएस ने का डेट टू जीडीपी रेशियो 100% के बराबर था, बिल्कुल जैसे आज है, ठीक है। बट कहानी यहां पे ये आती है कि उस टाइम पे यूएस ने रेट कट साइकिल चालू किया, एंड दैट इज इन्फ्लेट द वे आउट ऑफ ग्रोथ, दैट इज व्हाट इट्स कॉल्ड, राइट। कि मतलब मैं रेट कट करना चालू करूंगा, मार्केट में लिक्विडिटी आएगा, फेड काटेगा, ईसीबी काट चुका है, आरबीआई काट रहा है, ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ रही है, ठीक है। अगर जिस दिन फेड ने चालू किया सितंबर से, ठीक है, लेट्स अज्यूमिंग पावल सितंबर से हिंट कर रहे हैं कि शायद मैं सितंबर से काटना चालू करूं, तो उससे क्या होगा, एक सडनली यूएस मार्केट पर लिक्विडिटी आएगी, कंपनीज विल बी एबल टू स्पेंड, पीपल विल बी एबल टू लैंड, बैंक्स विल बी एबल टू लैंड, so there will be a kick of growth which will come in US economy. अब this kind of debt fueled growth by liquidity cycle will lead to inflation, and inflation ultimately erodes the value of money and currency. So what the Donald Trump and company are trying to do कि मैं एक एसेट बबल क्रिएट करूं अगले 2-3 साल के लिए थ्रू इन्फ्लेशन, मे बी टेक इट टू 2%, 3%, 4% अल्टीमेटली, बिकॉज अगले साल तो ये अपना फेड का बंदा बिठा लेंगे और फिर ये कहेंगे भैया काट 100 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट तेजी से काट, इतनी लिक्विडिटी मार कि इतना तेज इन्फ्लेट हो जाए कि भैया। और ये डेट टू इक्विटी के जरिए इन्होंने सॉरी इन्फ्लेशन के जरिए इन्होंने 1947 तक 1967 तक आते आते अपना जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशो 100% से 25% तक ले आए थे। तो ये हो सकता है। बिलियनियर रे डालियो ने ये ओपनली अपने वीडियो में बोला है कि दिस इज द रेगुलर टैक्टिक व्हिच द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन it will erode the purchasing power of the American public, who will grow even more poorer because asset prices बढ़ती हैं, mortgages बढ़ेंगी, हाउस प्राइसेस बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। जो आज आपको $10 का मिल रहा है वो 20 का होगा, जो 100 का हो रहा है वो 200 का होगा। तो अल्टीमेटली इट इज द अमेरिकन पब्लिक which will suffer and they will grow more poorer, the American economy. You may reduce the debt ratio, you may reduce the technical ratio, but you will end up screwing the American economy in the long run, adding more debt by this big beautiful will. So this is a recipe for disaster which we are heading towards. And to sum this up, this trade का जो मैं आपको बताता हूं, इसमें जो आपका बेसिकली है, इसमें बात ये आती है कि अल्टीमेटली कैपिटलिज्म में क्या होता है। Normally it is expected that whatever profits you earn, you share it with your shareholders, bonuses, the dividends, ठीक है, returns in equity, ठीक है। I'm giving you the popularly method by which the buybacks, ठीक है। But जो मॉडर्न डे कैपिटलिज्म है उसमें एक अलग मॉडल फॉलो होता है जिसका नाम है कॉर्पोरेट सोशलिज्म।
अब किंग जिलेट द्वारा लिखी गई एक किताब है 1929 की, बहुत बढ़िया। उसमें उन्होंने एक कॉर्पोरेट सोशलिज्म मेंशन किया और मैंने अपनी टाइमलाइन में भी इस पे लिखा था एक बारी। व्हाट दे शो इज how American middle class has been ruined and how the same model is being used across the world to squeeze the middle class. और इसका क्लासिक मॉडल ये है, when a corporation earns a profit, it privatizes the profit. मतलब the directors will take home bigger fat salaries, the upper management will take more bigger salaries, they will invest in crypto, they will invest in other assets of the company profits, and जब लॉस होगा तो वो शेयर होल्डर के माथे पर मर दिया। पाकिस्तान बना देंगे बेसिकली। Exactly. This is exactly the same. So by the time this asset bubble ends in another 3-4, ये ज्यादा बड़ा नहीं चलेगा, ये 2-3 साल का बबल आने वाला है। ग्लोबल लिक्विडिटी, क्योंकि ग्लोब में मैसिव लिक्विडिटी आने वाली है। फेड के रेट कट्स आने वाले हैं, आरबीआई कट कर रहा है, ईसीबी कट कर रहा है, बीओजे मेंटेन करके रखा हुआ है। तो यू आर गोना हैव मैसिव लिक्विडिटी इन द ग्लोब, सो यू विल हैव अ गुड क्रेडिट साइकिल फॉर नेक्स्ट 2-3 इयर्स। बट उसके बाद जब बस्ट आएगा ना, ये रोएंगे और ये डॉलर की लास्ट, इस मॉनेटरी सिस्टम के लास्ट इनका हो रहा है। एंजॉय कर लेने दीजिए इनको डेट साइकिल, इसके बाद इनके लिए डोनाल्ड ट्रंप निकल जाएंगे और मगा वाले आई डोंट नो। मैं वही बोल रहा हूँ सर, इसने जो भी करा है 3, 4, 5, 6 साल व्हाटएवर दिस थिंग गोज ऑन फॉर, जो बबल इसने क्रिएट करा है, ये आखिरी बबल है, इसके आगे नहीं कर पाएगा। इसने अभी इसके साथ स्टेबल कॉइन जोड़े हैं, इसने वो पूरा क्रिप्टो करके ही इज बूस्टेड अप द डॉलर बैक अगेन। ठीक है, इसने एक स्ट्रेंथ बनाया है, इसने आई मीन यू कैन से उसने एक स्ट्रेंथ बनाया, उसने एक रीपोजिशनिंग करी है और अपने एटीट्यूड के साथ उसने एक अमेरिकन सुप्रीमेसी को दोबारा एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है विद द आर्ट ऑफ द डील, जो उसकी किताब में लिखा हुआ है, दिस इज हाउ ही पेज। तो अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। नाउ इसके अंदर मेरे को जो सवाल पूछना है इज अबाउट चाइना जो अभी इस टाइम पे गलतियां कर रहा है विद रिगार्ड्स टू इट्स फॉरेन पॉलिसी, विद रिगार्ड्स टू ऑल दैट, वेयर मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती इज लाइक चैलेंजिंग कंट्री लाइक इंडिया, मैं तेरे को फर्टिलाइजर नहीं दे रहा, मैं एप्पल के एम्प्लॉयज रोक दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा ना। इसके अंदर होता क्या है, देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स कि भाई इंडिया का इंटरेस्ट रहेगा, अच्छा यार ठीक है, मेरे को भी 3-4 साल का गैप चाहिए बिफोर आई कैन कम आउट एंड लिटरली टेक आउट माय स्वॉर्ड एंड टेक आउट योर हेड। मुझे भी अपना मैन्युफैक्चरिंग बनाना है, मेरे को 3-4 साल और लगेंगे टू make it punch. We're already at 786 billion dollars, $1 trillion पहुंच गए। उसके बाद चाइना का बाप नहीं रोक पाएगा हमको, there's no way out of that. बिल्कुल। We are also saying ठीक है यार, मैं यूएस के साथ ट्रेड डील कर लेता हूँ, मैं यूरोप के साथ कर लेता हूँ, तू मिसबिहेव करता है तो मैं ठीक है, फिर मैं खेलता हूँ उस तरफ। तो आपके इंटरेस्ट में भी इस टाइम पे आएगा टू नॉट रियली सपोर्ट द डॉलर बट टू काइंड ऑफ से हाँ ठीक है चलने दो। हाँ मतलब अब देखो इस टाइम पे, हाँ बिल्कुल देखो, चाइना की जो ये पॉलिसी है ये बहुत सेल्फ डिफीटिंग पॉलिसी है। ठीक है, एग्जैक्टली द पॉइंट, करेक्ट। ठीक है, अगर बीजिंग में हल्की सी समझ होती तो वो इंडिया के खिलाफ जो ये स्टैंड ले रहे हैं ना, चाहे वो पाकिस्तान को आर्म सप्लाई करना हो, ठीक है, चाहे उनको स्टेल्थ जेट देने की बात हो रही हो, चाहे हमारे पे कभी एप्पल फॉक्सकॉन के एम्प्लॉयज को बोलना कि आप वापस जाओ, कभी बोलो हम फर्टिलाइजर के लिए केमिकल नहीं देंगे, कभी बोलो हम ऑटो के लिए मैग्नेट्स नहीं देंगे, कभी अपने स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को बोलना कि आप इंडिया की कंपनी से कोई डील नहीं करोगे। ठीक है, आप ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामा फिर ये ड्रामा इट डजंट बोर्ड वेल, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर हर्टिंग the very cause of that China's leadership is a benevolent leadership for the world, or it wants to be a different leader compared to United States. Basically there is no difference. अगर हम चाइना की इतिहास पढ़े, बहुत एसेंशियल है ये जानना। चाइना का इतिहास अगर हम पढ़ें तो चाइना का मिंग डायनेस्टी में, ठीक है, एक उनकी पॉलिसी थी ट्रिब्यूटरी स्टेट्स की, जहां पे
सारे नेबरिंग स्टेट्स आके चाइना को सरनवाते थे चाइनीज एम्पायर के आगे, और चाइनीज एम्पायर जो है उनको ट्रेडिंग प्रिविलेजेस देता था। ठीक है, अब बात ये होती है कि इन्होंने जो BRI है, इन्होंने बिल्कुल उसी मॉडल पे चलाया कि that everyone should connect with the central node in Shanghai and Beijing, and Beijing will instantly, and Xi Jinping will issue, trading privileges or certificates through by way of BRI or AIIB or XYZ or whatever instrumentalities they have now created. अब चाइना को वेस्ट से दिक्कत क्या है? चाइना की वेस्ट से दिक्कत है कि वो उनकी सेंचुरी ऑफ शेम है, ओपियम वॉर, जहां पे उनका बेड़ा गर्क किया गया था, जहां पे अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, यहां तक कि रशियंस तक ने उनको इन्वेड किया था और उनकी पूरी हेरिटेज का किंग डायनेस्टी के दौरान तहस नहस किया था। और ट्रीटी ऑफ नैनकिंग में जो उन्होंने लगाए थे, इन पर जो टर्म्स लगाए थे, और जो उन्होंने समर पैलेस का जो सेकेंड ओपियम वॉर में जो डिस्ट्रक्शन किया था बीजिंग में फ्रेंच और ब्रिटेन फोर्सेस ने, वो आज तक इन लोगों को भूला नहीं है। बॉक्सर रिबेलियन भी अगर आप लोगों को याद होगा, बड़ा बड़ा फेमस था जो बीजिंग में हुआ था, जहां पे इन्होंने इंडियन कैवलरी को भी अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया था यूज करने के लिए। बट they don't understand, the Chinese have an animosity towards India, that look, you were always the ones who sided with the British, or who was acting as sepoys of the British during the Opium Wars, XYZ. But the Chinese need to understand, we did not have, that was not our sovereign choice. That was out of, because at that time we were under the British, we were a British colony, right? So if you are going to take your vengeance of British Empire on the Indians, it makes no sense at all. तो आपको चाइनीज साइकोलॉजी समझने की जरूरत है, और अगर आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे तो वो ये समझते हैं कि चाइनीज एम्पायर इज द मिडल ऑफ द यूनिवर्स। वो कहते हैं कि एक मयान में दो तलवारें रह ही नहीं सकती है, मैं ही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हूं। अब कल उनके फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ने काजा कल्लास को, जो यूरोप की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यूरोपियन यूनियन की, उनको ओपनली बोल दिया कि देखो, हम तो रशिया को सपोर्ट करेंगे यूक्रेन में, बिकॉज वी डू नॉट वांट रशिया टू लूज, क्योंकि उसके बाद पता है, क्योंकि उसके बाद अमेरिका हमारे ऊपर आएगा। बोला व्हाट व्हाट अ स्टेटमेंट टू गिव। आई वाज लाइक, चाइनीज को क्या हो गया भाई, ऐसे स्टेटमेंट कौन देता है यार? इनका सबका दिमाग खराब हो गया, मैं बता रहा हूँ। हाँ, लगता ही है ऐसा, बिल्कुल। मतलब अपने ही गड्ढा खोद रहे हैं अपने सामने, बेवकूफ। Who says that? You are actually belittling your ally Russia. ठीक है, you are casting doubts on the Russian cooperation. तुम यूरोप को चाबी भर रहे हो कि और लड़ रशिया से, ठीक है, ताकि रशिया ब्लीड होता रहे। क्या आप ये चाह रहे हो? ठीक है, मतलब इट इज अ डबल एंडेड स्टेटमेंट। पता नहीं, ना इधर की ना उधर की, क्रेजी स्टेटमेंट। और हमारे कल जो डिफेंस के बंदे थे, जो कल इंटरव्यू आया था, तो बहुत ओपनली उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बोला कि एक पार्टी थी और 3 एडवर्सरी थे, ठीक है, 2 तो सामने थे और तीसरा उन्होंने बोलना छोड़ दिया, ठीक है। वो मेंट टू बी अंडरस्टूड है व्यूअर्स के लिए कौन से थे। एक उन्होंने चाइना बोला, एक उन्होंने टर्की बोला, पाकिस्तान तो मेन था ही कि पार्टी। उन्होंने कहा कि टर्की, चाइना का बहुत ओपन इन्वॉल्वमेंट है सिंदूर में, वो हम लोगों ने देखा, ठीक है। मतलब तो इन्होंने बोला कि हमें मतलब एयर सुपीरियरिटी की जरूरत है और ये सब कुछ बनाना चाहिए। दैट अपार्ट, अब डोनाल्ड ट्रंप ने कल रशिया को भी, व्लादिमीर पुतिन से भी परसों बात करी, अगर अब जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो, ठीक है। और वहां पे पुतिन से बोला कि आप सीज फायर कर लीजिए, ठीक है। तो पुतिन ने बोला कि देखो, यू आर नॉट अ ट्रस्टेबल, यू आर नॉट अ गुड मीडिएटर, यू आर नॉट अ ट्रस्टेबल पर्सन, एंड विच इज वाई
A ceasefire with you is not possible. I will continue with my operation in Ukraine. एंड उसी रात को उन्होंने 500 ड्रोन और मिसाइल्स कीव पे मारी हैं, मतलब धुएं उड़ा दिए वर्चुअली यूक्रेन में उन्होंने, जो रशिया का जो, और सुनने में आ रहा है तकरीबन 5 से 6 लाख सोल्जर यूक्रेन बॉर्डर पर तैयार खड़ा है ग्रीन लाइट के लिए, आगे बढ़ने के लिए और इन्वेड करने के लिए और कुछ और एरिया कैप्चर करने के लिए। यहां तक कि एक क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल माइन है यूक्रेन में, जो यूक्रेन ने अमेरिका को दी थी अग्रीमेंट में, वो रशिया ने कैप्चर कर ली है। ले लो, जाओ मॉस्को से जाके मांगना वो रेयर अर्थ, ठीक है, राइट। अब ये क्या दिखाता है कि यूएस इज नो मोर ट्रस्टेबल पार्टनर। वाई? आपको ये एक चीज समझनी पड़ेगी कि चाहे वो यूक्रेन हो, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। 2014 में आपने यूरोमैदान कू करवाते हो, विक्टर यानुकोविच को डिपोज करवाते हो, विक्टोरिया न्यूलैंड थी जो गई थी, जिन्होंने जाके सारा कू करवाया था, उनका तो बाइट भी दी बड़ी फेमस, ठीक है, ईयू के खिलाफ, ठीक है। एंड उन्होंने, क्योंकि विक्टर योवानोविच वांटेड, ही वाज अ प्रो रशियन गाय एंड ही वांटेड टू साइन अप विद यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, वो रशिया के साथ इंटीग्रेट करना चाहते थे इकोनॉमिकली, वो ईयू के साथ नहीं जाना चाहते थे। तो ईयू और नेटो ने मिलकर ये कू करवाया, और ये कू हुआ जब सोची ओलंपिक्स चल रही थी, विंटर गेम्स, व्लादिमीर पुतिन की। जैसे ही सोची ओलंपिक्स खत्म हुई, व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना उठाई और क्राइमिया पे कब्जा करा, क्योंकि क्राइमिया उनका ब्लैक सी पोर्ट था, वार्म वाटर पोर्ट, जहां पे उनकी नेवल फ्लीट खड़ी थी, और वो उनका हिस्टोरिकली उनका रहा है, जो निकिता क्रुश्चेव ने उनको यूक्रेन को दे दिया था, हैंड ओवर कर दिया था, राइट, विच वॉज अ मिस्टेक विच ही रेक्टिफाइड, राइट। अब अगेन पीपल, a peninsula dominated with Russian speaking people. अब जैसे ही यूक्रेन को मार पड़नी चालू होती है, तो मर्कल, एंजेला मर्कल और प्रेसिडेंट होलांड फ्रांस के नॉर्मैंडी फॉर्मेट में 2x2 में मिन्स्क में यानी बेलारूस में मिलते हैं, और मिन्स्क अग्रीमेंट साइन होता है पेट्रो पोरोशेंको के साथ, हु इज अ न्यू, ठीक है, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट। एक सीज फायर होता है 8 साल के लिए। अब उस सीज फायर को नेटो कैसे इस्तेमाल करता है? वो क्या करते हैं, जेलेंस्की के आते ही, पोरोशेंको के बाद 2022 के आसपास से, 2000 उससे पहले 2017-18 से, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करते हैं, रशियन पीपल्स के राइट को डाइल्यूट करते हैं, उन पे उत्पीड़न होता है, और साथ साथ ईस्टर्न यूक्रेन में, डोनेस्क लुहांस्क वाले एरिया में, और साथ साथ में जो मिन्स्क अग्रीमेंट है वो इंप्लीमेंट करने से मना कर देते हैं, ऑटोनॉमी देने से मना कर देते हैं। इसी वजह से, और फिर जब नेटो के ग्रुप्स और कमांडर्स यूक्रेन में स्पॉट किए जाते हैं, इंक्लूडिंग द पैरामिलिट्री कमांडर्स एंड private military contractors, then that is when, under Biden administration, that is when Russia decide कि बस बहुत हो गया, अब जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बीच में एक इवेंट हुआ, वो इवेंट था कि जब 2014 में जब सैंक्शन लगे, तो रशिया ने अपना सारा पैसा यूएस डॉलर रिजर्व से हटा के यूरो डॉलर में डाला, कि यूरो डॉलर मेरा कॉन्फिस्केट नहीं होगा। लेकिन इन्होंने उठा के 22 में बाइडन ने यूरो डॉलर भी ही कन्फिस्केट कर लिया, तो रशिया फेल्ट बिट्रेड कि ये लोग जो ट्रस्टेबल नहीं है। उसके बाद से इन्होंने सारा पैसा निकाल के गोल्ड में, क्रिप्टो में, अलग अलग कमोडिटीज में लगाना स्टार्ट किया, जिनकी वैल्यू है, राइट। अब वहां से चाइना ने भी डाइवर्सिफाई स्टार्ट शुरू करना, चाइना ने भी वो बेचना चालू कर दिया, यूएस ट्रेजरीज 1.3 ट्रिलियन से वो भी घटते 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 $700 बिलियन पे आ चुके हैं, और वो भी अल्टीमेटली अब गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये सीज फायर देखा। अब 22 के बाद से ये वॉर चल रही है, अब फिर ट्रंप आते हैं, ओ सीज फायर चाहिए, सीज फायर चाहिए, सीज फायर पे मान जाओ। मतलब अब ये रहा यूक्रेन, चलते हैं मिडिल ईस्ट।
इजराइल, एक और यूएस का फ्रंट लाइन एलाई कम स्टेट, ठीक है, यूएस एक्टर, जो ईरान में अटैक करता है, ईरान हमला करता है, ईरान पे भी नुकसान होता है, ईरान रिवर्स में टेल अवीव में, बेरशीबा पे, हाइफा पे, सब जगह नुकसान करता है। वहां पे ये परेशान होते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आई हैड टू कम एंड सेव इजराइल, ये उनका ट्वीट है, मेरा नहीं है, तो ट्रुथ सोशल पे, ठीक है, he said that. correct, which means that they needed the American help to save themselves, जो बॉम्बिंग कैंपेन करा फोर्दो में और नटायंस में और सब जगह पे। अब वो यूएस का इंटेलिजेंस का मानना है कि वो $400 मिलियन, सॉरी 400 केजी जो इंड्रिच यूरेनियम है वो गायब है, 408, 60% का। ईरान देने को तैयार नहीं, और ईरान ने आईएईए इंस्पेक्टर्स को भी निकाल दिया है, जाओ वापस, नहीं कोऑपरेट करेंगे। अब इस दौरान अगर आप देखो तो यूएस नॉन स्टॉप, जबकि सीज फायर चल रही है, जिसमें ट्रंप ने नेतन्याहू को झिड़काया भी था कि मत करो, बंद करो, अच्छा नहीं लगता, इजराइल कॉल योर प्लेन्स बैक, ठीक है, ड्रामा पूरा रचा था पब्लिक के लिए। लेकिन अगर आप फ्लाइट रेडार देखेंगे और आप समझेंगे तो नॉन स्टॉप यूएस कार्गो, मिलिट्री कार्गो इजराइल में लैंड कर रहा है, यानी इजराइल को बीफ अप किया जा रहा है। ये फिर सीज फायर को यूज किया जाएगा, एक और ये युद्ध विराम टेम्परेरी है, और फिर इसको यूज किया जाएगा आगे मारने के लिए, नेक्स्ट फेज के लिए, इजराइल ईरान की। अब आते हैं साउथ एशिया में, इंडिया पाकिस्तान में आ जाते हैं। ये ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को ये उकसाते हैं क्रिप्टो मुनीर के जरिए, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बर्बाद करने के लिए, चाइना को बीच में घुसाने के लिए, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में ये पहलगाम इंस्टिगेट करवाते हैं। चाइना कुछ हद तक इनके साथ प्ले करता है, क्योंकि इंडिया को उसको कॉर्नर करना है, उसका इंटरेस्ट भी था, ठीक है। तो पहलगाम आप ये चाहते थे कि लैंड वॉर हो, हमने एयर वॉर करके ब्रह्मोस के जरिए इनके एयरबेसेस उड़ाए, इनके धुएं उड़ा दिए, ठीक है, और इनके डीजीएमओ ने फोन करके हमसे सीज फायर मांगा। और अब तो ये भी साबित हो गया कि नूर खान बेस पे अमेरिकन चलाते हैं और अमेरिकन कंट्रोल करते हैं, सीआईए का फॉर्मर अफसर खुद मान रहा है ये चीज, ठीक है, कि भैया पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कमांड है वो तो अमेरिकन जनरल चलाता है, तो न्यूक्लियर वॉर तो हो ही नहीं सकती। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो जब हमने नूर खान पे मारा तो ये अमेरिका वाले आए, ओ बचाओ 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 बचाओ, हमारे बंदे वहां पे सीज फायर। लेकिन अब पाकिस्तान की आर्मिंग फिर चालू है, फिर चाइना आर्म्स दे रहा है, फिर अमेरिका उसको, अमेरिका जो मुनीर मिल के आया है, ट्रंप ने प्रॉमिस किया कि उनको मिलिट्री हेल्प दी जाएगी ईरान के सपोर्ट के बदले में, ठीक है, और ये सब चीज हो रही है, आप लॉजिस्टिकल बेसिस भी प्रोवाइड करो। तो अब आप ये ट्रेंड देखो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे इजराइल हो, चाहे इजराइल ईरान हो, यूक्रेन रशिया हो, इंडिया पाकिस्तान हो, जहां जहां वेस्टर्न प्रॉक्सी होगा, यहां वेस्टर्न फ्रंटलाइन स्टेट होगा, उसके जरिए ये केओस क्रिएट करवाते हैं। और जब वो पिटना चालू होता है तो फिर ये भागे भागे सीज फायर मांगने आते हैं। उस सीज फायर को ये यूज करते हैं आर्म्स बेचने के लिए, अपनी मिलिट्री का फायदा करवाते हैं, और फिर दोबारा से वही कॉन्फ्लिक्ट रीस्टार्ट करवाते हैं कुछ ब्रेक के बाद। And the plan is to bleed those countries, and I will not be surprised if a similar conflict is ignited somewhere in Southeast Asia as well, and near Taiwan or somewhere to engage. वो तो होगा साहब, बिकॉज आप रिमलैंड को देखो ना, यहाँ तक वो इंडिया तक पहुंच गया है, इंडिया तक बाय द वे, इंडिया तक पहुंच गया है, पहुंच गए, करेक्ट। हाँ, तो फिर नेक्स्ट वही है ना, म्यांमार में घुस गया ये, और म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया ऑलमोस्ट वेंट अप इन फ्लेम्स राइट नाउ। वो पूरा का पूरा आर्क शुरू एक्टिवेट हो चुका है, मिडिल ईस्ट, ईरान, इंडिया, कश्मीर, ठीक है, इंडिया को पकड़ रखा है इन लोगों ने, तो इंडिया के साथ पाकिस्तान को लगा रखा है। हाँ, इंडिया के साथ पाकिस्तान, whole thing is there. So ईरान हो गया तो there's something going to happen next. फिर बात वही आ जाती ना, अब आप इसका कारण मॉनेटरी प्रॉब्लम है। अब जैसे ये ब्रिक्स समिट होने जा रही है, जिसपे प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ब्राजील की स्टेट विजिट पे गए हैं, वहां पे शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू हिम।
व्लादिमीर पुतिन इस नहीं आ सकते हैं बिकॉज उन पे आईसीसी का अरेस्ट वारंट है, वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर्ड है। तो अगर वो ब्राजील जाते हैं तो ब्राजील विल बी फोर्स्ड टू इम्प्लीमेंट इट। ब्राजील आईसीसी का मेंबर है, ठीक है। खैर एनीवेज वो नहीं, लेकिन वो वेबलिंक से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब ब्रिक समिट विदाउट, जो मैंने पढ़ा है, जो ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट हुआ है, द हिंदू में भी रिपोर्ट हुआ है, कि ब्रिक समिट इज गोइंग टू कॉल आउट द ट्रेड agenda of President Trump, the BRICS declaration, without naming the country or the individual. अगर ये हो गया, अगर ब्राजील में ब्रिक समिट में हमने कह दिया that attempts to unilaterally impose trade terms and trade barriers and to shut up trade barriers should not be done, and we sign up on that, that is a statement that a certain group of countries, including the global south and BRICS plus, which includes Iran, right, are not happy with the US way of style of functioning on trade and tariffs. और ऑलरेडी ये भी खबर आ रही है कि ब्रिक्स माइट क्रिएट एन इन्वेस्टमेंट फंड विद द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, इसमें इंडिया भी शेयर होल्डर है, रशिया भी शेयर होल्डर है, चाइना भी शेयर होल्डर है, टू सेट अप एन इन्वेस्टमेंट फंड टू राइवल वर्ल्ड बैंक। वो है, बट मेरे को पता है ब्रिक्स में सर एक ही प्रॉब्लम है, यू नो, आई फाइंड दिस थिंग टू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज चाइना, इट्स एन इडियट, दैट्स वन। सेकंड इज दैट लोगों ने यार अभी तक हेडक्वार्टर नहीं बनाया। अबे तुम क्या कर रहे हो यार? ट्रू हेडक्वार्टर तो बनाओ यार। किसको चिट्ठी को साला फोन करना है मेरे को, ब्रिक्स वाले से इंटरव्यू लेना है मेरे को ब्रिक्स के फ्यूचर के बारे में, किसको बात करूं मैं? आज ब्राजील है, नेक्स्ट ईयर इंडिया प्रेसिडेंट है, तो चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट ईयर जाके कुछ यहाँ पर तो बात कर लूंगा, उसके बाद किसी और के बाद किससे बात करूंगा जाके? Who am I supposed to? I agree. What BRICS lack is an institutional framework of an alliance. है ही नहीं. Because they don't. I mean, the problem is that India China don't agree, Russia China don't agree. बात ये आ जाती है, देखो बात ये आती है that all, but on a broader point, if you look at the grouping, रशिया इंडिया रूबल में ट्रेड कर रहे हैं, ऑयल, डायमंड, कमोडिटी, सारा कुछ। रशिया चाइना युआन में ट्रेड कर रहे हैं, चाइना ईरान युआन में कमोडिटीज और पूरा का पूरा ट्रेड सेटलमेंट हो रहा है। तो इफ इंडिया, चाइना, रशिया, ईरान, टू एन एक्सटेंट साउथ अफ्रीका, इवन मे बी ब्राजील इन फ्यूचर माइट डू, अगर ये नॉन डॉलर, आई एम नॉट टॉकिंग युआन, अगर ये नॉन डॉलर ट्रेड में सेटलमेंट करना चालू हो जाते हैं, a significant amount of world population, 46% of the world population will not be trading in non-dollar terms. That is a huge affrontment to US, which is why ये जो क्रिप्टो के जरिए हाइपर डॉलराइज करना चाहते हैं, स्टेबल कॉइन्स के जरिए, ये इस चीज को काटने का नजरिया है। जब वो लिंसी ग्रैहम जब वो ओपनली धमकी देता है कि हमें एक लॉ लाना चाहिए जिसमें हम 500% टैरिफ लगाएंगे इंडिया और चाइना पे फॉर प्रॉपिंग ऑफ द रशियन इकोनॉमी, जी सदके आओ तो सही, लेके मजा आ जाएगा। वही तो है ना, आपने बोला 500% टैरिफ लगाओ, तो हमने बोला हम नहीं करते साइन। हाँ, नहीं करेंगे, ले लो, कर लो डील साइन, ये कर लो। अब वही है ना सर, ऑनेस्टली आई एम वेरी प्रो दिस डील। यू नो, आपका कम से कम 1% जीडीपी ऊपर हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन डील। यस, I am totally pro the tariff reduction deal. Do it today. मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको बहुत लुक्रेटिव टर्म्स ऑफर करे, किसी कंट्री ने इतने लुक्रेटिव टर्म्स नहीं दिए जितने गवर्नमेंट ने टैरिफ पे दिए, लेकिन नॉन ट्रेड बैरियर्स पे हम वो चीजें नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते जो आप चाह रहे हैं। आप तो सॉरी, हाँ बोलो। तो आप या तो जो ये चाहते हैं नथिंग बट टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ कॉलोनी, लाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में
उन्होंने जो वो चाहते कि हमारा ही रॉ मटेरियल लो, हमारा ही खाद लो, हमारे ही रेडीमेड गारमेंट्स लो, हमारे ही टेक्सटाइल्स लो। जैसे उनको, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने और इंडिया पे टैरिफ लगा, और इंडियन गुड पे 20% का 21% का टेक्सटाइल पे टैरिफ लगाया, और यूएस ब्रिटेन से इंपोर्ट होके आता था। ऐसे ही तो हमारा इंडिया का टेक्सटाइल ट्रेड बर्बाद हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। यही तो वो लोग करना चाह रहे हैं, सिमिलर कार्बन कॉपी रिपीट। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम कुछ चीजें अलाउ नहीं कर सकते। खत्म बात, दैट्स द पॉइंट बस। Absolutely. I mean, I think आपने बहुत clearly ये समझाया है, and this is going to be one thing that we will need to watch. Although मैं सर से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा 9 के तारीख के आसपास हम दोबारा एक बार कैच अप करेंगे, so that we can take an update. हो क्या रहा है? 9 तारीख is going to be one crux point. हाँ, Probably 9 या 10 we will catch up 10, and yeah. हाँ 10, मतलब वो जो 10 के आसपास का जो टाइम है ना, विल डू ऑन दैट डे। हमको देखना पड़ेगा। हाँ करेक्ट, लेटर भेजेगा ना। हाँ, देखते हैं क्या होता है। I know. Thank you, sir. Always a pleasure talking to you. आपसे Yeah, सीख के I know. Thank you so much. Pleasure's mine as well, bhai. Thank you so much. To the audience, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए and share your thoughts as well. This was recorded on Saturday और आपको ये संडे को दिख रहा है, so share your thoughts as to what you guys think should happen. अमेरिका को किस तरह उसका नट बोल्ट टाइट करना चाहिए अभी आगे, because you will see some hard statements coming across, and मोदी जी के जो visits है ना right now, Trinidad, Tobago, Ghana. we are in the soft underbelly of USA, so they're also sending a very subtle message to the Americans. यार देखो ना करो, you know, let's work, it'll be better. So it will be better if we don't fight. बाकी आगे मर्जी उनकी है। Yeah. And please, if you can, contribute towards the channel. QR code, PayPal, super stickers, super chats, or you can become members as well. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. नमस्कार, जय हिंद।